బుడ్డా హోగా తెరా బాప్ లో అమితాబ్ క్యారెక్టర్ ఏంటి? సినిమాలో ఏ ఎలిమెంట్స్ హైలైట్ కాబోతున్నాయి? బిగ్ బి కి రాజకీయాల్లోకి వచ్చే ఆలోచన ఉందా? ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ తో పాటు యాష్ ప్రెగ్నెన్సీ పై అమితాబ్ తన ఫీలింగ్స్ ను టీవీ9 తో పంచుకున్నారు. ఆ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ మీకోసం. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप नाना तो थे अब दादा बन गए हैं। लेकिन ये गुड न्यूज किसने सुनाया? बेटे ने, बहू ने, कि बहू की सास ने? नहीं, दोनों ने मिल करके सुनाया, बेटे और बहू ने। और जब पता चला तो इसलिए हमने अपनी खुशी जाहिर की और परिवार के सदस्यों को, अपने जितने भी निकट लोग थे उन सबको सूचित किया। फिल्म में एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया है, क्योंकि आपकी जो इमेज थी 70-80 के दशक की फिर से एक बार उसमें दिखाई देती है। एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहा जाएगा, तो उनको लगा कि मैं अब एक फिल्म बनाऊंगा जिसमें कि मैं अमित जी को उस रूप में देखना चाहूँगा जिस रूप में मुझे सबसे पहले उन्होंने मुझे देखा और आकर्षित हुए। तो इसीलिए उनके मन में ये एक धारणा थी। ये एक मेरी ही उम्र का एक किरदार है जो कि एक्स गैंगस्टर रह चुका है मुंबई में, और अब वो पेरिस में रहता है, वहाँ अपना क्लब वगैरह चलाता है। उसे मुंबई में वापस बुलाया जाता है किसी एक मिशन के लिए, और वो किस तरह आकर के यहाँ से उसको पूर्ण करता है और क्या उसके साथ बीतती है, इसके ऊपर ये कहानी है। बहुत ही फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर है, रंगीन है, रंगीला है, हंसमुख है, बहुत रिलैक्स्ड और कूल है। उसका नाराज तभी होता है जब उसे लोग बुढ़ा कहते हैं, जिस पर वो जवाब देता है कि भाई बुढ़ा होगा तेरा बाप। किन परिस्थितियों के साथ वो जूझता है और कैसे? हाँ, उसमें एक्शन भी है, गाना भी है, नाच भी है। ये सभी ऐसे पदार्थ हैं जो कि एक एंटरटेनिंग फिल्म के लिए बनते हैं। इस फिल्म में आपने गीत भी गाया, अभिषेक ने भी गाना गाया है, तो कैसा? मैंने 3 गाने गाए। वो कुछ हमारी पुरानी फिल्मों के जो ऐसे गाने थे जो कि प्रचलित हुए, उनको लेकर के एक बीट, बहुत ही आजकल के मॉडर्न बीट पे हमने उसको गाया। उसमें अभिषेक ने रैप गाया है। हेमा जी एक डिग्निफाइड और ग्रेसफुल उनका हमेशा व्यवहार रहा है, और जब कभी भी उन्होंने अपने रोल निभाए उसमें वो एक अंश उनका दिखाई दिया है। इस फिल्म में उसी तरह का हमको एक किरदार चाहिए था, और हेमा जी ने उसे बहुत खूबी के साथ निभाया है। जब आप फिल्म साइन करते तो आप क्या देखते? फिल्म की स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर कौन है या को स्टार, क्या देखकर आप फिल्म साइन करते हैं? ज्यादातर हम ये देखते हैं कि कहानी कैसी है और उसे बनाने वाला कौन है, अपना किरदार देखते हैं, कौन लिख रहा है, फिर उसके बाद सोचते हैं कि कौन इसमें सही बैठेगा या कौन को स्टार होगा। चाहे पा फिल्म हो या चीनी कम हो या निशब्द हो, काफी चैलेंजिंग रोल रहा है आपका, तो इसी तरीके का रोल आपका इस फिल्म में भी है। ये चैलेंजिंग केवल उम्र की वजह से ऐसा माना जा सकता है, लेकिन हाँ, कुछ फिल्मों में काफ़ी हमें एक चुनौती मिली उन्हें निभाने के लिए। ये क्योंकि इससे थोड़ा सा ज़्यादा फिजिकल इसमें काम था, चाहे वो एक्शन हो या गाना हो या नाचना हो, इसलिए थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती है। वैसे भी गाने और एक्शन करने में तकलीफ तो उठानी पड़ती है, और मैं कभी भी इसमें कंफर्टेबल नहीं रहा हूँ। हाँ, किसी तरह हमने इसको निभा लिया। मेरे ख्याल से हर कलाकार का ये कर्तव्य बनता है कि यदि वो अपने आप को एक बार कमिट कर दे किसी एक काम के लिए, तो फिर उसे पूरी तरह उसे करना चाहिए। बाद में सोचना कि इसे हम नहीं कर पाएंगे या ये हमसे नहीं होगा, ये पहले सोच लेना चाहिए था। लेकिन एक बार अपने आप को अनुबंधित कर दिया उसके अंदर या अनुमति दे दी, तो फिर जिस तरह से डायरेक्टर कहे उसका हमको पालन करना पड़ेगा। चलिए फिल्म से हटकर बात करें, 2 किताबें यहाँ रखी है, कौन सी बाबूजी की कौन सी किताब आपके दिल के ज्यादा करीब? आपने मधुशाला रखी है, और क्या भूलूं क्या याद करूं। दोनों ही अपने आप में प्रबल। मधुशाला 1935 में लिखी गई थी, और 100 से ज्यादा इसके संस्करण निकल चुके हैं, और ये बहुत ही प्रचलित उनकी एक कविता रही है। और ये है पद्य, और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये पहला वॉल्यूम है उनकी आत्मकथा का, और ये गद्य है। और कई मानों में जो लोग साहित्य के साथ रुचि रखते हैं उनका ऐसा मानना है कि बाबूजी का गद्य जो है वो उनके पद्य से ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर रहा है।
एक बहुत ही सच्चाई रही है उनके लेखन में, और जब उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी तो बहुत ही सच्चाई के साथ, बल्कि मैं आपको अभी इससे पहले बता ही रहा था कि हर आप ये देखिए, ये अनुवाद है एक फ्रेंच राइटर का, जिसने अपनी आत्मकथा लिखने से पहले इस चीज को लिखा था, और उसमें यही लिखा था कि मैं यदि इसमें सच्चाई नहीं लिखूंगा तो मेरा कोई अधिकार नहीं बनता है अपनी आत्मकथा लिखने का। इसी चीज से प्रभावित होकर के बाबूजी ने अपनी आत्मकथा लिखी। इस आत्मकथा 4 वॉल्यूम्स में है, और ये उनके पूरे जीवन, जब तक वो यहाँ मुंबई मेरे साथ रहने ना आ गए तब तक का है। लेकिन तो ये दोनों ही किताबें अपनी जगह, और मैं कई बार जब प्रेरणा मुझे कहीं से मिलनी चाहिए या मुझे मैं ढूंढता हूँ तो बाबूजी के लेखन से ही ढूंढता हूँ। आपके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई, लेकिन आपको नहीं लगा आपको खुद की आत्मकथा लिखनी चाहिए? नहीं, मेरी आत्मकथा जो है इस लायक नहीं है कि उसके ऊपर कुछ लिखा जाए। मधुशाला की कौन सी कविता आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहिए? जीवन की आपाधापी जो है आपकी एक फेवरेट कविताओं में से एक रही है। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब और मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। ये आपको कभी लगा कि आपको कभी ऐसी चीज ना मिली हो जो आप कभी जिंदगी में करना चाहते हो, ऐसा कभी? नहीं, ईश्वर की बड़ी कृपा रही है, और जितना कुछ ईश्वर ने दिया है और जितना कुछ भी हमें माता पिता के आशीर्वाद से मिला है, जनता के स्नेह से मिला है, उससे हम बहुत खुश हैं। लेकिन हमने सुना था कि आप लैंग्वेज और म्यूजिक के काफी शौकीन है, और नई नई लैंग्वेज आप सीख रहे हैं। सीखना चाहता हूँ मैं। संगीत अच्छी चीज होती है, सीखना चाहूँगा कोई एक इंस्ट्रूमेंट या कोई एक नई भाषा, कोई विदेशी भाषा, वो भी सीखना चाहूँगा। अब हमेशा भाषाओं के साथ भी शब्दों के साथ काफी एक्सपेरिमेंट करते हो, आप जो भी बोलते हैं, आपके जो भी डायलॉग्स रहते हैं वो दूसरे ही दिन मेरे शब्द नहीं है, वो तो जो लेखक हैं जो फिल्म के साथ सम्मिलित हैं वो उनका लेखन है, उनको मैं बोलता हूँ केवल। क्रिकेट भी आपके काफी पसंदीदा खेलों में से एक है, लेकिन आप कभी स्टेडियम में नहीं जाते क्रिकेट मैच देखने? हाँ, कभी अवसर मिला नहीं, लेकिन यदि अवसर मिलेगा तो अवश्य जाऊंगा। क्योंकि आपको हमेशा ये भी डर लगता है कभी इंडिया हार ना जाए? और कभी कभी ऐसा लगता है जब टीवी देख रहे होते हैं कि यार मैच ना देखो, शायद हार जाए। 1-2 बार ऐसा हुआ, देख रहे थे, मैच हार गए, तो हमें लगा कि हम नहीं देखेंगे। देखिए, अभी राजनीति में आने का कोई विचार? नहीं, बिल्कुल। अब बात करें तो आपने गुजरात सरकार के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, तब से टूरिज्म काफी बढ़ गया है गुजरात में, तो क्या और भी कहीं से प्रपोजल आया है किसी सरकार से कि आप हमारे एम्बेसडर? गुजरात टूरिज्म का जो बोर्ड है, उन्होंने चाहा था कि कोई एक उनका प्रचार करे। गुजरात में बहुत सी ऐसी स्थान हैं, इमारतें हैं जो कि ऐतिहासिक हैं और उनके बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं लोगों को, तो उसका मैंने प्रचार किया। और क्योंकि गुजरात हमारे देश का एक अंग है, वो हमारी धरती है, जितने भी लोग वहाँ आए, विदेश से आए, तो इसका हमने प्रचार किया और अब काफ़ी वहाँ टूरिज्म बढ़ गया है। हम उम्मीद करते हैं कि और भी बढ़े। इसके अलावा आपने कमर्शियल एडवर्टीजमेंट की है, फिल्में की है, आपने कई सारे, इसके अलावा कभी लगा आपको कि ड्रामा में भी आना चाहिए, नाटक में? शुरू में जब से बचपन से थे तब से हम स्टेज वगैरह पे काम किया करते थे, एमेचर लेवल पे, लेकिन जब से फिल्मों में आए तब से नहीं किया, क्योंकि अब शायद नहीं हो पाएगा हमसे, वो बहुत ही कठिन काम है और अब मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं थिएटर कर सकूं। आपकी आगे अगली फिल्म है आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे आप? अभी तो इसका प्रचार हमने अभी शुरू किया नहीं है। प्रकाश झा से बना रहे हैं, उसमें सैफ अली खान है, दीपिका पादुकोण है, प्रतीक है, मनोज बाजपेयी है। आरक्षण एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा रहा है हमारे देश में और अभी भी है, लेकिन केवल उसी के ऊपर ही फिल्म नहीं बनी है। शिक्षा व्यवस्था जो देश की है उसको लेकर के और आरक्षण की एक मुद्दे को लेकर के, कैपिटेशन को लेकर के, परसेंटेज कट ऑफ्स को लेकर के, कोचिंग सेंटर्स को लेकर के, इंस्टीट्यूशंस को लेकर के, इन सब को लेकर के एक बहुत ही खूबसूरत कहानी उन्होंने बनाई है उसके ऊपर। वो लगता है एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की काफी जरूरत है। ये तो हम ये नहीं कह सकते, हम
इरादे से नहीं बनाई है शायद फिल्म की, हम कुछ समाज में बदलाव ले आएंगे, लेकिन अगर बदलाव आ जाता है तो हम उससे खुश होंगे। लास्ट सवाल, ऐसा क्यों होता है कि आप देश की ताजा स्थिति के बारे में कुछ भी बयान देते हैं, उसको लेकर कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी की कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देती है? जी, इसीलिए मैं बयान देता नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरा अपना बयान व्यक्तिगत रहे तो बेहतर है। आपके माध्यम से जाएगा तो सारे विश्व भर में फैल जाता है और फिर उसके ऊपर टिप्पणी होती है। तो धन्यवाद। धन्यवाद।